हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रीजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम लोग अपने लेक्चर 2 पे आ चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्लास 11th अकाउंटेंसी। राइट। तो हमने कल स्टार्ट किया था एक छोटा सा बुटीक बिजनेस जहां से हमने अकाउंटिंग टर्म्स को सीखना शुरू किया था। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे, देन आज की डेफिनेशंस में आगे बढ़ते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमने समझा था कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो बिजनेस यूनिट भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है हमने उसे प्रॉफिट के लिए खोला हो, या हो सकता है हमने जस्ट फॉर नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए उसे खोला हो। कोई एनजीओ हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, हमारा उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तब भी उसे एंटिटी ही बोलेंगे अकाउंटिंग के टर्म्स में। फिर हमने कैपिटल की बात करी थी। कैपिटल वो पूंजी है, वो पैसा है जो कि प्रोप्राइटर लगाता है अपनी तरफ से बिजनेस में। अब पैसे के अलावा इन काइंड अगर कुछ लगाएगा तब भी हम उसे कैपिटल बोल सकते हैं। राइट। हमने यहाँ पर इस बात को मार्क किया था कि मनी हो चाहे असेट हो, हम उसे बोल सकते हैं कि वो कैपिटल है। अब कंपनीज के केस में हम उसे शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं ना, उनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है कंपनीज के केस में। और हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक बार देखा था कि जो प्रोप्राइटर होता है एंड जो बिजनेस है, उन दोनों को सेपरेट सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज माना जाता है अकाउंटिंग की नजर में। और इसीलिए जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया हुआ है बिजनेस में, वो इस बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। ठीक है। एक लायबिलिटी के रूप में इसे देखा जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। अब इसे ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ भी बोला जाता है। ठीक है। कभी आपके एग्जाम में आना होगा तो आ सकता है, ऐसा कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल दो तरीकों से बढ़ सकता है, या तो मैं और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरे मेरे जो बिजनेस ऑपरेशंस थे उसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट हो गया, इसलिए मेरा कैपिटल बढ़ के आ जाएगा इस बार। ठीक है। और दो तरीकों से कैपिटल डिक्रीज भी हो सकता है। या तो मैंने कुछ कैपिटल में से पैसे निकाल लिए हूँ, जिसे हमने ड्राइंग्स भी पढ़ा था, वो हम लास्ट में भी उसका भी रिकैप लेंगे। तो या तो मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए हो, या फिर मेरा नेट लॉस हो गया हो बिजनेस के ऑपरेशन से इस बार। ठीक है। अच्छा। उसके बाद हमने देखा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी पैसे में अगर लेन देन हो रहा है दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में और कंपनी के बीच में, तो फिर हम उसे हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के अंदर भी कुछ इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है पैसे से रिलेटेड, भले उसमें कोई और पार्टी बाहर की इन्वॉल्व ना हो, तब भी हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। और ये इकोनॉमिक इवेंट का जो एग्जाम्पल वगैरह है वो आप अभी उसकी टेंशन मत लो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ में आना उतना अभी के लिए काफी है। ठीक है। अब एक और खास चीज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन में कि दैट इट ब्रिंग्स अपॉन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि या तो असेट को बढ़ाएगी घटाएगी, या फिर लायबिलिटी को बढ़ाएगी घटाएगी। इसके एग्जांपल्स भी हमने कल देखे थे। आपके एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आ जाता है, एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादा आता है, कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि चारों ऑप्शंस में से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है। तो उसको आपको दो स्टेप्स में आइडेंटिफाई करना है। पहले फर्स्ट स्टेप चेक करोगे आप कि डज इट रिलेट टू बिजनेस, कहीं वो कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है प्रोप्राइटर का। पहले ये स्टेप चेक करोगे, अगर तो वो बिजनेस से रिलेटेड है, तब आप सेकेंड स्टेप पे जाना। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, इट शुड इन्वॉल्व मनी, यानी कि जो भी है वो जो ट्रांजैक्शन है वो इज इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, बस इतना सा आपको चेक करना है। ठीक है। तो अगर चाहे कैश का ट्रांजैक्शन हो, वो चाहे वो क्रेडिट पे यानी उधार पर मैंने कोई सामान खरीदा या बेचा हो, तब भी उसको हम ट्रांजैक्शन मान सकते हैं, बिकॉज इन एनी केस इट डज इन्वॉल्व मनी, चाहे मैं आज पे करूं चाहे मैं फ्यूचर में पे करूं। मैंने इसके बढ़िया से एग्जाम्पल्स भी आपको कल दिए थे, एंड आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था कि अगर प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया है कुछ पैसा बिजनेस से अपने बेटे की स्कूल फीस देने के लिए, तो क्या इसे मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन मानूंगी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई बेटे की स्कूल फी देने के लिए दी है, तो फिर ये पर्सनल ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान दो इट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। इट नाउ बिकम्स रिलेटेड टू बिजनेस। वैसे तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन होता कि उसे बाद में जाके अपने बेटे की स्कूल फी पे करनी है, या अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, कुछ भी करना है, पैसे किधर से निकाले, बिजनेस से निकाले ना। तो और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए इट डज रिलेट टू बिजनेस। पहला चीज चेक हो गया। दूसरा, क्या निकाला है, सिंपल सी बात है, पैसा निकाला गया है, तो इट डज इन्वॉल्व मनी एंड हेंस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ आई बात, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपको अपने कल के सवाल का जवाब मिल चुका है। चलो अब अकाउंट का देख लेते हैं क्या होता है। ये लेजर अकाउंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि
सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीना का अकाउंट खोला तो उसमें मीना से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होंगे। कैश का अकाउंट खोला, उसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होंगे। कैश कब आया, कैश कब गया, किस डेट को कितना गया, सब कुछ उसमें होगा। फिर ड्रॉइंग्स की बात करें तो विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तीनों में से कोई भी चीज अगर विड्रॉ करिए, चाहे कोई पैसा विड्रॉ किया है, कोई गुड्स विड्रॉ कर लिए, गुड्स मतलब क्या, जिनमें हम डीलिंग करते हैं जिस भी सामान में, या तो उसको हम ड्राइंग्स बोल सकते हैं। या फिर थर्ड केस में अगर कोई असेट लेके चले गए हैं बिजनेस में से, तब भी हम उसे ड्राइंग्स बोल सकते हैं। राइट, चलो अब हम लोग आज के अपने मटेरियल पे आ जाएंगे एंड दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे। इन दो डेफिनेशंस के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम असेट की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये तो मतलब फाउंडेशन है। असेट और लाइबिलिटी जो है ना, ये दोनों हम कवर करेंगे आज, एंड बहुत ही फाउंडेशनल चीज है और आपकी पूरी जिंदगी में कॉमर्स में ये बहुत काम आएगा। तो अच्छी तरीके से कान खोल के सुनना और पढ़ना। असेट क्या होता है, इसका मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको कल भी दिया था। क्या होता है ये, इट इज एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन्स, जिस पर बिजनेस का अधिकार है, हक है। प्लस एक और चीज है कि इट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस, ये बिजनेस को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बिजनेस ओन्स इट एंड ये बिजनेस को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको असेट के बारे में ध्यान रखनी है। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? भाई मैंने जो अपना बुटीक वाला बिजनेस खोला है, किसी ना किसी लैंड पर खोला होगा, तो उसे मैं ओन करती हूँ। प्लस वो मुझे बेनिफिट दे रहा है कि मैंने अपना बिजनेस वहां खोला है। वो अगर लैंड ही नहीं होता तो बिजनेस कहाँ खोलती और पैसे कहाँ से आते? बिल्डिंग भी सेम काम कर रही है, वहां पर मेरा पूरा सेटअप है। मशीन, सुइंग मशीन का मैं यूज करती होंगी, राइट, अपना जो कपड़ा वपड़ा है वो सब बनाने के लिए। तो वो मशीन भी मुझे काम दे रही है, बेनिफिट दे रही है। फर्नीचर जो है, जहां पर मेरे जो कारीगर लोग हैं वो सब बैठेंगे, या फिर जो मेरे क्लाइंट्स, जो कस्टमर सॉरी आते हैं, ठीक है ना, वो आकर उधर बैठेंगे, तो फर्नीचर भी उसी काम आ रहा है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा समझ लो आप कि जो मैं फैब्रिक लेकर आती हूँ, वो मेरे लिए स्टॉक होता है। उस पर मैं काम करती हूँ, उसको उसकी मैं प्रोसेसिंग करती हूँ, तो वो एक तो स्टॉक हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। वो रॉ मटेरियल मतलब जिस चीज पर मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, अभी वो फैब्रिक है। ठीक है, अब और क्या चीज हो सकती है, और किस चीज को मैं स्टॉक बोल सकती हूँ? फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। जब मैं फिनिश्ड गुड्स बोलती हूँ तो फिनिश्ड गुड्स क्या है मेरे लिए? जिस चीज को मैं सेल करती हूँ, फिनिश हो चुका है जो, यानी कि पूरा फुल फ्लेज शर्ट हो गया, पूरा फुल फ्लेज जीन्स हो गया, ये सब चीजें मैं बेचती हूँ। तो ये इसका फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को भी हम स्टॉक ही बोलते हैं। या फिर अगर कुछ ऐसी चीज है जो, एक तो मैंने बताया रॉ मटेरियल का स्टॉक, दूसरा होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, और एक होता है जो बीच में कहीं पर अटका हुआ है, यानी कि शर्ट आधी सिली, अभी इसमें बटन्स लगाने बाकी हैं, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बोला जाता है उसको। अभी इतना डिटेल में मत जाओ, मैंने बस ज्ञान दिया है आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या चीजें हैं? ये जब भी सेल होंगी तो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी मेरे बिजनेस में ना, इसीलिए स्टॉक भी असेट होता है। उसी तरीके से डेटर्स, डेटर कौन होता है, इसकी भी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, बट अभी बता देती हूँ। कोई भी बंदा जो मुझसे सामान उधार पर लेकर चला गया, यानी कि उसने मेरे से खूब सारी शर्ट्स खरीदी एंड उसने बोला कि मैं आपको पैसे 1 महीने बाद देके जाऊंगा, तो मैंने कहा फाइन, वो मेरा डेटर हो गया, ही हैज टेकन अ डेट फ्रॉम मी। ठीक, अब वो मुझे फ्यूचर में पैसे लाकर देगा तो बेनिफिट होगा ना मुझे, इसीलिए ये भी मेरा असेट हो गया। कैश तो बेनिफिशियल है ही है, मैं उससे कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो वो मेरा असेट है। बैंक में जो डिजिटली जो अमाउंट मेरे दिखा रहा है, जो पैसा पड़ा है, वो भी तो मेरा असेट हुआ। एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड गुडविल, ये भी मेरे एक तरीके से असेट है। आई होप आपको बैंक बैलेंस तक समझ में आया होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल आपके लिए थोड़े से नए शब्द हो सकते हैं, मैं इसका थोड़ा थोड़ा आपको मतलब समझा देती हूँ। वैसे मैंने एक बहुत ही अच्छी सी रील बनाई हुई है, एक शॉर्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट अभी के लिए हम समझते हैं इसको थोड़ा सा, क्या है ये ट्रेडमार्क, क्या होता है? अगर सब्यसाची के ब्रांड को आपने कभी नाम सुना हो तो अपने स्क्रीन पर देखो, ये जिस तरीके से इनका नाम लिखा हुआ है, जिस जैसा इनका सिंबल बना हुआ है, ये इन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से कोई और ना ही इनके नाम को यूज कर सकता है, ना ही इस सिंबल को यूज कर सकता है। इनके नाम का मिसयूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इन्होंने इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। समझ में आई बात? अगर किसी ने ये ऐसा करने की कोशिश करी तो ये इंफ्रिंजमेंट होता है इनके राइट्स का। मतलब ये बस एक तरीके से समझ लो वर्जित है इनके नाम को यूज करना।
किसी और के द्वारा बिना इनके परमिशन के। समझ आई बात? अब तुम अपने मन में सोचो, ये भी तो एक तरीका असेट ही हुआ ना, कि कोई भी इनके नाम को यूज नहीं कर सकता। अपना ब्रांड जो इन्होंने बनाया है, जो अपना नाम कमाया है, उससे पैसे कमाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनको है। कोई और ना उस नाम का, ना उस सिंबल का मिस यूज कर सकता है, ना उसे ये दिखा के बता सकता है हम सब्यसाची हैं, हम सब्यसाची हैं, आप नहीं है। ठीक है, चलो। आई होप ट्रेडमार्क का मतलब समझ में आया होगा। कॉपीराइट की बात कर लेते हैं। कॉपीराइट का भी एक तरीके से सेम ही यूज होता है। राइट, ओनर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। आपने कई बार यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना होगा कि मैं गाना ये यूज नहीं करूंगा अपने वीडियो में, या फिर ये मूवी का क्लिप अपने वीडियो में यूज नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। किसी और का कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट, याद रखना, जब भी कॉपीराइट की बात करोगे ना, तो वर्क ऑफ आर्ट की बात हो रही है। वर्क ऑफ आर्ट को हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ आर्टिस्टिक बनाया, जैसे कोई मूवी बनाई है, कोई गाना बनाया है, या फिर कोई किताब लिखी हुई है, ये सब चीज करी है ना, या फिर सब्यसाची ने जो लहंगे बनाए हैं या जो भी चीजें बनाई है, तो उस पे कॉपीराइट होता है, उस डिजाइन पे कॉपीराइट होगा। आई बात समझ में? तो उसको, अब क्या मतलब है कि उस सेम डिजाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, या फिर जो ऑथर ने जो बुक लिखी है उसे कोई और पब्लिश नहीं कर सकता बिना उस ऑथर के परमिशन के, या उस जो गाना है उसे कोई और अपने वीडियो में या अपने पास कहीं पे भी कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकता। ऐसी बात होती है कॉपीराइट में। तो ये भी तो एक प्रोटेक्शन दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है ना एक्चुअल ओनर को, कि हाँ भाई, आपका काम जो आपने मेहनत से किया है वो आप ही यूज करोगे, कोई और नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी-कभी बहुत डिटेल में चली जाती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आपको डिटेल में जाना चाहिए यार। मतलब आप नॉलेज नहीं गेन करोगे इस एज में तो कब करोगे? है ना? आपको हैबिट होनी चाहिए चीज़ों में क्यों पूछने की, क्या पूछने की, डिटेल में जाने की। थोड़ा-सा अभी से बनाओगे ना, तो आगे जाकर आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है? इट इट मेक्स एन एटीट्यूड ऑफ स्टडीइंग, कि कैसे पढ़ना चाहिए। हमेशा बात ये नहीं कि आप कितने से पास हो जाओगे, शायद ये चीज़ आपके बुक में दी भी नहीं है। आई डोंट थिंक ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है। लेकिन पता होना चाहिए यार, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप। ठीक है? चलो, गुडविल की बात करते हैं। सिंपल सा समझ लो, गुडविल मतलब नाम, जो ब्रांड बनाया हुआ है ना? जैसे मैंने एक इस पे भी शॉर्ट बनाया, मैंने उसमें टाटा नमक का एग्जांपल दिया था। अगर मैं सॉल्ट का नाम लूं, कि किसी सॉल्ट को अपने दिमाग में सोचो, तो टाटा सॉल्ट आपके दिमाग में आएगा। वाई? बिकॉज उन्होंने अपनी इतनी गुडविल बनाई है, इतना ट्रस्टवर्दी अपने आप को बनाया है। ब्रांड नेम इनका जो है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है? कि आप किसी भी ऑर्डिनरी नमक के बजाय टाटा नमक को खरीदते हो, उसके पीछे क्या है? इनका गुडविल है। तो ये भी एक तरीके से असेट ही हुआ, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग दैट बेनिफिट टू टाटा, कि भाई उन्हीं का सॉल्ट खरीदा जा रहा है। बहुत हो गया डिटेल, अब इतना भी नहीं जाना। ठीक है, चलो। अब एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। आपको ये एग्जांपल्स आई होप समझ में आए होंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट। कभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई पर्टिकुलर चीज असेट है या नहीं है, तो ये चारों चीज जो है उस पर लगाकर देख लेना। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए, तभी वो असेट कहलाएगा। सबसे पहली चीज, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का ही होना चाहिए वो पर्टिकुलर चीज जो भी है ना? इट शुड नॉट बी रेंटेड। समझो, अगर मेरा टैक्सी सर्विस का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने एक वैन ले रखी है, एंड मैं वैन ले रखी है, कोई भी कार ले रखी है, एंड मैं टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उससे, मैंने वो वैन खरीद रखी है, तो उस केस में वो मेरा असेट हो जाएगा, बिकॉज आई ओन इट। वो मैंने खरीद रखी है। बट इमेजिन करो मैंने उसे रेंट कर रखा होता, मैंने खरीदा नहीं है, मैंने रेंट किया है, एंड मैं उससे लोगों को इधर उधर छोड़ती हूँ जाकर, ठीक है, टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड माई असेट। इवन दो वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, फिर भी मैं उसे असेट नहीं कह सकती। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। समझ आई होगी बात? दूसरे पे आ जाओ। या तो वो टैंजिबल होना चाहिए या इंटैंजिबल, यानी कि इंटैंजिबल टैंजिबल फॉर्म में हो सकता है। क्या मतलब है इसका? कि टैंजिबल मतलब इट शुड हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इसका भी मतलब समझेंगे। टैंजिबल का मतलब इट शुड हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब आई शुड बी एबल टू सी इट और टच इट। इनटैंजिबल एसेट का मतलब इट्स स्टिल एन एसेट, बट आई कैन नॉट सी इट और टच इट। जैसे अपने स्टार्टिंग एग्जांपल्स में देखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये कुछ टैंजिबल चीजें हैं जिन्हें आई कैन सी एंड टच। बट ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये ऐसी चीजें जिन्हें मैं देख या छू नहीं सकती, तो ये इंटैंजिबल एसेट हो गया। समझ आई बात? फिर इट शुड प्रोवाइड सम वैल्यू टू द बिजनेस। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ मैं? अगर मेरे बिजनेस में एक वर्किंग लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है जिसपे मैं काम करती हूँ, वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, वेल एंड गुड, इट इज माई असेट। वर्किंग लैपटॉप तो जो है वो मेरा
वो मेरा असेट हो गया। बट इफ आई टॉक अबाउट अ ब्रोकन चेयर विच इज लाइंग इन माई स्टोर, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ काम नहीं आ रहा है इस वक्त, तो फिर वो मेरे लिए असेट नहीं हुआ। भले कभी किसी जमाने में फर्नीचर को मैं असेट बोलती हूँ, मगर इस वक्त वो चेयर ब्रोकन है, वो मेरे किसी काम नहीं आ रही है, तो फिर वो असेट नहीं होगा इस केस में। देन लास्टली इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वो उसे मैं पैसे के टर्म्स में नाप सकूं, तब मैं उसे असेट बोलूंगी। ये चारों चीजें उसमें होनी चाहिए, एंड है इनके बीच में, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ भैया, पता चला आप सोचो कि मैडम बोलती रहती है लिखती नहीं है। लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड है इन सबके बीच में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एक बार टाइप्स ऑफ असेट पे। हाँ जी, तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि एक बार ना टाइप्स ऑफ असेट से पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने असेट्स के बारे में पढ़ा। असेट्स वो चीजें हैं विच द कंपनी ओन्स, दीज आर द प्रॉपर्टी दैट द कंपनीज ओन, एंड ये कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है कंपनी को। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा दिल से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ असेट पे अब हम लोग वापस आ जाते हैं कि ये जो लैंड, बिल्डिंग, ये सारी एग्जांपल्स हमने देखे, इनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ को एक तरफ, इनमें से कुछ को एक तरफ, ऐसे रखते हैं। तो वही क्लासिफिकेशन हम सीखने जा रहे हैं इन एग्जांपल्स का कैसे किया जाए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ असेट में जब हम आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले आप देखो, होते हैं नॉन करेंट असेट, फिर आते हैं करंट असेट, एंड फाइनली फिक्टिशियस असेट्स जो है वो। फिक्टिशियस असेट अभी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं मीनिंग तो डेफिनेटली समझाऊंगी आपको। बट अभी आप नॉन करंट असेट एंड करंट असेट पे फोकस करना। सबसे पहले नॉन करंट असेट समझते हैं। एज द नेम सजेस्ट, समथिंग दैट इज नॉट करंट। करंट मतलब अभी की बात, करंट का मतलब ही होता है जब हम अभी की बात कर रहे हो, ठीक है, तत्काल तुरंत की बात कर रहे हो। लेकिन इफ इट इज नॉन करंट, देन हम बाद की बात कर रहे हैं। तो नॉन करंट असेट वो होते हैं, सबसे पहली चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान रखना ये बात, कई बार आती है, कोट करी जाती है, दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। इफ देर इज एन एसेट विच आई हैव बॉट, जिसे मेरा बेचने का इरादा नहीं है। अच्छा, बेचने का इरादा नहीं है, तो फिर क्या इरादा है कि मैं उसे एज एन इन्वेस्टमेंट रखना चाहती हूँ अपने बिजनेस में, या फिर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में मेरी मदद करे। अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। एंड तीसरी बात इंपॉर्टेंट, कि मैंने उन्हें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनको तो एकदम रट्टा मार लेना, ठीक है। क्या है पॉइंट्स, अब मैं एग्जांपल लेकर समझाती हूँ आपको। लैंड की बात करें, तो लैंड जब मैंने खरीदा होगा अपने बुटीक सेटअप करने के लिए, तो लैंड खरीदा, तो मैंने क्या उसे इस उद्देश्य से खरीदा था, इस इंटेंशन से खरीदा कि मैं इसे बेच दूंगी आगे जाके? नहीं, मैंने इसे रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा था। मैंने इसे किस लिए खरीदा था फिर? ताकि ये फैसिलिटेट कर सके मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को, मैं इस पे अपना बिजनेस ऑपरेशन सेटअप कर सकूं। और थर्ड पॉइंट, मैंने इसे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखा है, यानी कि मैं लंबे टाइम तक अपना बुटीक चलाती रहूंगी, एंड ये लैंड मेरे पास लंबे टाइम तक रहेगा। तीनों पॉइंट जस्टिफाई हो गए इस एग्जाम्पल से। बाकी भी किसी भी पॉइंट में आप इसे रख के देख लोगे ना, तो आपको ये जस्टिफाइड मिलेगा। बिल्डिंग ले लो, चाहे मशीनरी ले लो, चाहे फर्नीचर ले लो, ठीक है। बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं। बट लैंड से लेके फर्नीचर तक जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो सबके सब नॉन करंट असेट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉन करंट असेट का थोड़ा सा फर्दर क्लासिफिकेशन है, छोटा सा। क्या है कि नॉन करंट असेट में एक तो फिक्स्ड असेट आते हैं, और दूसरा कुछ और अदर असेट, उनकी बात अभी करेंगे अदर असेट की। फिक्स्ड असेट्स पे ध्यान दो। ये क्या होते हैं? दीज आर नॉट फॉर रीसेल। वही चीज जो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर भी होगी ही, क्योंकि उसका सब पार्ट है। एंड दीज आर फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये हमने इसीलिए खरीदे थे ताकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, पैसा कमाने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब इनके अलावा जो असेट होते हैं, उनके लिए अभी आप बस इतना समझ लो कि इनके नाम में आप कैसे पहचानोगे कि ये लॉन्ग टर्म, कि ये जो है ये एक तरीके से नॉन करेंट एसेट है। आपको उनके नाम में या तो लॉन्ग टर्म दिखाई पड़ेगा, या फिर नॉन करेंट दिखाई पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखो अदर एसेट्स के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा, है ना, या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की भी जब मैंने बात करी ना, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इफ आई हैव केप्ट समथिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो बढ़ता रहेगा, एंड फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट प्राप्त होगा, राइट, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ ऐसे
कंपनी का समझ लो शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उनको रखा हुआ है अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट विल कम इन एज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट, बट वो फिक्स्ड असेट नहीं होगा, वो हम अदर असेट्स में गिनेंगे उसको। ठीक है, अगर नहीं रजिस्टर हुआ हो तो एक बार फिर से सुनो, हो जाएगा, बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने समझाया। अच्छा, अब फिक्स्ड असेट पे वापस फोकस लाओ। दीज आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, डेफिनेटली बात है कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिर आपका मशीनरी, ये हमने रीसेल के लिए नहीं खरीदा। किस लिए खरीदा है? ताकि मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके ये, है ना। अच्छा, अभी इसमें भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट। बस यहाँ पर आ गया मेरा वो वाला क्लासिफिकेशन। टैंजिबल असेट में मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कैन बी सीन एंड टच्ड। इनटैंजिबल जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल्स में देख लो, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सबको मैं देख और छू सकती हूँ, तो ये हो गए टैंजिबल एसेट। और कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क या पेटेंट हो गया, पेटेंट भी एक तरह से ऐसी ही चीज है कॉपीराइट टाइप की, उसका अलग एक मतलब है, एंड वो मैं आपको उस शॉर्ट से जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, बट जानना जरूरी है, तो वहां से जाकर देखना जरूर, ठीक है, आपको कॉमर्स की कसम। और लास्ट में है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आप परचेज करते हो, ठीक है, कोई कोई जैसे सॉफ्टवेयर है इंपॉर्टेंट आपके लिए, टैली हो गया, या फिर आप कह लो कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया आपके लिए, तो ये सब क्या है, आपको बेनिफिट तो प्रोवाइड करेंगे ही ना, आपका काम करने में आपको मदद कर रहे हैं भाई ये, तो फिर आपका ये भी इनटैंजिबल एसेट हो गया, यू कैन नॉट सी और टच इट। समझ आई होगी बात, नॉन करंट एसेट मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। एंड अगर आप अब देखो, हमने टाइप्स ऑफ असेट में नॉन करंट असेट्स कंप्लीट कर लिया। नॉन करंट असेट में मैंने दो क्लासिफिकेशन बनाए हैं, फिक्स्ड असेट एंड दूसरे वाले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ो अभी। फिक्स्ड असेट के अंदर आ रहे हैं दो, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं दूसरा, जो कि करंट असेट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं, नॉन करंट असेट में भी से क्वेश्चन बनकर आते हैं। करंट असेट की बात करो तो ये उनके उल्टे हैं, दीज आर हेल्ड फॉर रीसेल, एंड हम चाहते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्जन हो जाए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड जब मैं बोलती हूँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आई एम टॉकिंग कि मेरा जनरल मतलब यही है कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अभी के लिए ये वाला लाइन इग्नोर कर दो थोड़ा सा, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब मैं आपको लायबिलिटी समझाऊंगी ना, तो वहां पर आपको ये वाली चीज भी मैं क्लियर कर दूंगी, बट अभी के लिए अपने दिमाग में रखो, दीज आर हेल्ड फॉर रीसेल, यानी कि मैं ये चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी मैं इसको सेल ऑफ कर सकूं एंड कैश में कन्वर्ट कर सकूं विद इन 1 ईयर, ठीक है, ये मेरा करंट असेट होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि ऊपर जो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे ना, इनमें से जो बचे हुए थे वो सारे करंट असेट में कवर हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो दिए थे वो सब कहीं ना कहीं कवर हो गए किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में। ओके, कैसे, अब मैं ये भी समझा देती हूँ, जैसे स्टॉक है मेरे पास, मैंने स्टॉक का आपको बताया था कि मैं फैब्रिक खरीद के लाई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसे प्रोसेस करूँ इनटू अ शर्ट और एनी कपड़ा यार, ठीक है, टॉप ले लो, कुछ भी ले लो, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सेल कर दूं। मैंने इसे खरीदा ही इसलिए है कि मैं इसे फटाक से रीसेल कर सकूं प्रोसेस करके, एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू कैश एज फार एज सून एज पॉसिबल। सिमिलरली डेटर के केस में भी मैं ये चाहती हूँ कि वो बंदा जो मेरे से उधार पर सामान लेके गया है, जल्दी से जल्दी मुझे पैसे लाकर वापस दे जाए, यही चाहूंगी ना मैं। एंड कैश और बैंक बैलेंस, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है कैश में, तो ऑलरेडी कैश में है और मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरे करंट एसेट हो जाएंगे। आई होप आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फाइनली हम लोग आ जाएंगे फिक्टिशियस असेट पे। एक्चुअल बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा आपको बेहतर होगा मैं आपको तब समझाऊं, इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये आपका एकमात्र एग्जाम्पल है, बट मैं इसका मतलब आपको तब बेहतर समझा सकती हूँ जब मैं आपको एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इन सब का मतलब भी बता दूं, तब मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी फिक्टिशियस एसेट का, यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगी, विश्वास रखो। ठीक है, अभी के लिए नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ असेट एक बार फटाक से रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। इसमें आ रहे हैं दो मेन टाइप के असेट, नॉन करंट असेट, जिसका मतलब क्या है, मैंने उसे रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रखना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब कि कई सालों के लिए वो मेरे पास रहेगा। एंड फाइनली
इट इज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, या तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीद के बैठी हूँ, या फिर मैंने सोचा है कि मैं इसे अपने बिजनेस में यूज करूंगी। मेरी सुइंग मशीन हो गई, उससे मैं काम चलाती हूँ रोज अपना। मेरा फर्नीचर है जिसपे लोग आकर बैठते हैं। ये सब चीजें मेरी नॉन करेंट एसेट में है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास काफी सालों तक रहेंगी, यही मेरा जनरल परसेप्शन है। जबकि करंट एसेट में क्या चीजें आएंगी जिन्हें मैंने खरीदा ही इसलिए ताकि मैं उन्हें दोबारा से सेल कर सकूं, चाहे प्रोसेस करके, चाहे जैसे भी। आई वॉन्ट टू सेल इट अगेन। एंड दूसरी बात की मैंने उन्हें शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखा है, एंड आई वॉन्ट इट टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश एज सुन एज पॉसिबल। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। वैसे मुझे पता है काफी लंबा हो चुका है वीडियो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा और सहन कर लो। ठीक है, लाइबिलिटी जल्दी से खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको असेट समझ में आ चुका है, तो लाइबिलिटीज भी हो जाएगा खत्म जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। लाइबिलिटी क्या होता है मैंने कल भी बताया था, इट इज एनी अमाउंट विच इज ओड और पेबल बाय द बिजनेस। ये बिजनेस के ऊपर एक बोझ है। ठीक है, एक बोझा है बिजनेस के ऊपर, ये एक बर्डन है जो उसे पे करना पड़ेगा बाद में कभी ना कभी। इसके ना आप समझ सकते हो कि वाइडली समझ सकते हो, दो पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वेरी सिंपल, जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगा रखा है बिजनेस में वो भी तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, कल भी समझाया था। यानी कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कैपिटल की बात कर रही हूँ। प्रोप्राइटर ने, या फिर अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो गया। उस केस में भी हम कैपिटल ही बोलते हैं। जो पैसा लगाते हैं ये लोग अपने बिजनेस में, तो अब ये जो है ये एक इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। वाई? बिकॉज जो ओनर प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर्स है, ये इंटरनल है टू द कंपनी, इसीलिए इसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। पर किसी बाहर वाले से अगर लोन ले रखा है या कुछ ऐसा पैसा ले रखा है विच विल लेटर बी पेबल बाय द बिजनेस, देन इट विल बी नोन एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स, यानी कि अगर मैं उधार पर कोई सामान खरीद के लेकर आ गई, फैब्रिक जो मैं खरीदती हूँ वो उधार पर लेके आई, तो कभी ना कभी आई विल हैव टू रिटर्न द मनी। तो क्रेडिटर्स जो हो गए वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, आउटसाइडर को पे करना है। बैंक लोन भी, बैंक वाले जो है वो आउटसाइडर है कंपनी के लिए। मालिक को छोड़कर हर इंसान जो है वो आउटसाइडर हुआ। ठीक है, एंड उसको जो पे करना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो कैपिटल जो है इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। कैपिटल इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। चलो, अब फाइनली टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी पर आ जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ असेट पढ़े थे ना, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट, वैसे ही यहाँ पर भी है। एंड अब आपको इजीली समझ में आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब इट इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग में क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको ना यहाँ पर लिखित में समझा देती हूँ थोड़ा सा, 5 मिनट लगेगा बस। ठीक, प्लीज जस्ट बी विद मी थ्रू आउट दिस, बहुत मजा आएगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस का जो पूरा लाइफ टाइम है, जो पूरी जिंदगी है बिजनेस की, उसे एक एक साल में बांट दो। ठीक है, जैसे कि आप, क्या होता है, आपकी जो पूरी स्कूल लाइफ है वो एक एक साल में बटी है। आप हर साल नए क्लास में जाते हो। कब जाते हो? जब आपकी परफॉर्मेंस जज हो जाती है। फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लास के एंड में एग्जामिनेशन हुए, एंड देन आपकी परफॉर्मेंस को जज किया गया, देन आप सेकंड में गए, एंड सो ऑन, ऐसे होता रहा। तो एक एक साल में परफॉर्मेंस बटी थी, उसी तरीके से बिजनेस की लाइफ भी एक एक साल में बटी होती है। अब आपका जनरल दिमाग क्या बोलेगा, ये पीरियड क्या हो सकता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साल का लेते हैं 1 अप्रैल। जैसे 1 अप्रैल 2025 है, तो ये जो एक साल खत्म होगा, ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को। आप 1 अप्रैल 2000 एंड वट एवर डेट को स्टार्ट करोगे अपना ईयर, एंड एंड करोगे नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 को आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, एंड 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा हर साल के अंत में, एंड देन आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे। ये सालों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि ताकि आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर जज किया जा सके, जो चेंजेस करने हैं इंपॉर्टेंट वो किया जा सके, आगे आगे आप बढ़ते रहो अपने बिजनेस में, इसलिए। ठीक है, इसका एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट भी आएगा, तब हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं, देखना होगा तो। बट अभी आपको समझ आया होगा। तो ये जो 31 मार्च है ना, दिस इज नोन एज द बैलेंस शीट डेट। तो अब देखो,
अगर मैंने यहाँ से सीधा एग्जांपल से समझो नॉन करंट लायबिलिटी होता क्या है। अगर कोई लोन ले रखा है, 1 जुलाई 2022 को मैंने एक लोन लिया था, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1 जुलाई 22 को मैंने एक लोन लिया था, लोन टेकन, एंड द लोन इज रीपेबल। मुझे लोन को पे कब करना है? 1 अप्रैल 2025 को पे करना है, यानी कि दिस इज द डेट ऑफ रीपेमेंट। यहां जाकर मुझे रीपेमेंट करना है सपोज। तो अब समझो मेरी बैलेंस शीट डेट कब आई। ये वाला जो मेरा ईयर है ना, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो पूरा पीरियड होता है ना, इसको एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। दिस इज नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस इज नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 1 जुलाई 2022 वाला, ये कब, ये जो फाइनेंशियल ईयर है कब स्टार्ट हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ होगा। एंड इसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2023, यानी कि यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट डेट आ गई। यहाँ पे मेरे को अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है, मेरा 1 साल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब मेरे को नॉन करेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोल रही है? इफ एनीथिंग इज पेबल आफ्टर 12 months ऑफ बैलेंस शीट डेट। तो मैं इस डेट की बात करी हूँ, मैंने यहाँ पर लोन लिया था, एंड इसका पेबल कब है? ये 1 अप्रैल 2025 को। तो जब मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूंगी, मैं अपने अकाउंट्स बना रही होंगी, अपने परफॉर्मेंस को जज कर रही होंगी, तो क्या ये जो लोन है, इज इट रीपेबल विद इन 12 months ऑफ दिस बैलेंस शीट डेट? क्या ये 12 months में रिपेबल है? 12 मंथ कहाँ खत्म हो रहा है? 12 मंथ्स खत्म हो रहे हैं 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहे हैं 12 मंथ्स। तो क्या ये इस डेट के बीच में रिपेबल है? नहीं, ये तो उसके बाद रिपेबल है। हेंस मैं कह सकती हूँ दिस इज नॉन करेंट। ये मुझे जल्दीबाजी में पे नहीं करना है, इधर बीच जल्दी में पे नहीं करना है, इसको आई कैन पे लेटर ऑन। हेंस इट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी फॉर मी। समझ आया? रजिस्टर हुआ? मजा आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कॉन्सेप्ट सीखकर कैसा लगा। दोबारा सुनना, ठीक है, ये लेक्चर आपको दोबारा एक बार सुनना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो इसमें ये शब्द लगा हुआ है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जब भी आप देखो तो समझ जाओ कि बैलेंस शीट के 12 महीने में पे नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ उसके जस्ट उल्टे एग्जाम्पल पे, विच इज करंट लायबिलिटी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इट इज पेबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दिस वॉज पेबल आफ्टर 12 months। ठीक है, ये पेबल था आफ्टर 12 months, whereas दिस इज पेबल विद इन 12 months। अच्छा, अब इसका यहाँ पर एग्जाम्पल लो, सेम एग्जाम्पल लिया मैंने, लोन लिया है 1 जुलाई 2022 को। मैं हमेशा पता है ये गलती कर देती हूँ कि मैं हटती नहीं हूँ टेक्स्ट के सामने से। तो यहाँ पर मैंने लोन लिया, लोन टेकन, ठीक है, एंड मेरे जो लोन की रीपेबल वाली डेट है यहाँ पर 2023, दिस इज द डेट आई एम रीपेइंग इट ऑन। रीपेमेंट डेट देखो यहाँ पे 1 जुलाई 2023 को आई एम रीपेइंग इट। ठीक, ओके। अब देखो, मैंने अगेन आपसे कह रही हूँ कि ये मेरी बैलेंस शीट डेट हुई, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा, ये वाला है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1 अप्रैल 1 अप्रैल 22 से लेकर यहाँ तक मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, ये मेरी बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट है। तो अब क्या है, क्या ये लोन रीपेबल है विद इन 12 months फ्रॉम दिस डेट? जरा गिनो यहाँ पे, ये 12 मंथ्स कब खत्म होंगे? ये 12 मंथ्स बहुत आगे जाके खत्म होंगे, 31 मार्च 2024 को जाकर। जो डेट इसके आगे पड़ेगी 31 मार्च 2024 को जाकर ये 1 साल खत्म होगा यहाँ से, यानी कि 12 मंथ्स खत्म हो गए। तो उससे पहले ही आ गई ये 1 जुलाई 2023, दैट आई हैव टू रीपे। तो अब मैं इसे क्या मानूंगी? इस केस में ये करंट लायबिलिटी हो गई, बिकॉज दिस इज पेबल विद इन 12 months ऑफ बैलेंस शीट डेट। क्लियर? अब आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल ले लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई कम टाइम के लिए आपने बोरोइंग्स करी हो, वापस करनी है आपको, तो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स,
भी जो होते हैं, यानी कि उधार पर जब मैं सामान लेकर आती हूँ किसी से, तो उसको भी हम करंट लायबिलिटी मानते हैं। व्हाई? बिकॉज़ यार ये जो उधारी का जो सिलसिला चलता है ना, इसको जनरली ऐसा माना जाता है कि विद इन 1 ईयर हम पे ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बिकॉज़ पूरे साल मेरा काम चलता रहता है एंड मैं ये नहीं कर सकती कि मैं किसी से उधार लेकर बैठी रहूँ, उसे रीपे नहीं करूँ और दोबारा फिर मुझे फिर से फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ना, पूरे थ्रू आउट मेरा काम चलता रहेगा ईयर का। तो फिर मेरा नाम खराब होगा अगर मैं रीपेमेंट नहीं करूँगी। तो विद इन 1 ईयर ये साइकिल चलती रहती है कि उधार पर सामान लेके आना, फिर उसे रीपे कर देना, दोबारा लेकर आना, फिर रीपे कर देना। समझ आ रही है बात? फिर फाइनली आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी एक तरीके की शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही है, जो हम बैंक से ले लेते हैं। कभी-कभी बैंक हमको जो हमारे को लिमिट अलाउड होती है ना, उससे ज़्यादा विथड्रॉ करने की पावर दे देता है। बट विल डेफिनेटली हैव टू रिटर्न इट समडे टू द बैंक। तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है? वो पूरे 2 लाख मैंने निकाल लिए, इनफैक्ट मैंने 2,10,000 रुपए निकाल लिए। तो बैंक मुझे निकालने देगा किसी किसी सिचुएशन में, अगर मैंने ऑप्ट किया है इस ऑप्शन के लिए, सिर्फ तभी। 2 लाख पड़े थे, निकाल लिए 2,10,000 रुपए। तो आई हैव टू रिटर्न दिस 10,000 रुपए, क्योंकि ये बैंक का लोन है एक तरीके से मेरे ऊपर। तो आई हैव टू रिटर्न इट, दिस इज अ लायबिलिटी। एंड जनरली ऐसा ही माना जाता है कि इसे विद इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट आपको रिटर्न करना ही पड़ता है। इसीलिए इसे करंट लायबिलिटी में आप मानोगे हमेशा। ठीक है? जब तक कुछ स्पेसिफिकली बोला ना गया हो कि हाँ, ये 12 महीने से ऊपर में आप दे सकते हो, तब तक आप इसे शॉर्ट टर्म ही मानना। क्लियर हो गई बात? मुझे तो बड़ा मजा आया आज पढ़ाने में। आप बताओ, आपको मजा आया या नहीं पढ़ने में? अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? एंड आप चाहो तो मेरे पेड बैचेस भी ले सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो srejalcb@gmail.com। ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइन। यार बहुत मेहनत लगती है सीरियसली ये सारे नोट्स बनाने में आपके लिए। तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, आपके किसी काम आ रहे हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड मैं अच्छा सा रिकैप भी आपको जरूर करवा दूंगी इसका। डू नॉट वरी, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना घर जाकर, देन आप नेक्स्ट लेक्चर में आना। ठीक है? सो सी यू देन।